सत श्री अकाल, नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी विच तुहाडा स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। ये प्रोग्राम तुहाडी सेहत दा खास ध्यान रखदा है ते गंभीर बीमारियां तो जागरूक करदा है। अजकल ब्रैसट कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा वध गए हैं, जिस कारण महिलावां दी जान खतरे विच पै गई है। ब्रैसट कैंसर के कारण कईयां दी जान तक जा चुकी है, जिसका कारण है सही समय ते कैंसर का पता ना लगना ते कैंसर की आखिरी स्टेज ते पहुंचदा इसका इलाज भी संभव नहीं हुंदा। सो अज असीं इस भयानक बीमारी तो बचण दे लई साडे एक्सपर्ट डॉक्टर दे नाल जुड़ांगे ते सारी जानकारी लवांगे। पर सब तो पहला साडी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। अजकल ब्रैसट कैंसर होने के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। छाती शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। छाती के टिश्यू जेकर सही ढंग नाल अपना काम ना कर सकन ते जदों छाती के कैंसर दीयां नाड़ियां विच छोटे सख्त कण इकट्ठे होने शुरू हो जाण या छाती के टिश्यूआं विच छोटियां गंढां बनन लग जाण तां छाती का कैंसर वधना शुरू हो जाता है। छाती का कैंसर होने के कारण माहवारी विच बदलाव कारण नशियां का सेवन करन नाल कैंसर प्रति परिवारिक इतिहास होने कारण परिवार विच कोई होर कैंसर की बीमारी। छाती के कैंसर के लक्षण: छाती विच या बाहां दे हेठां गंढ होना, छाती की शक्ल विच बदलाव, छाती ते लाली होना, छाती तो खून वगना, छाती की चमड़ी विच कठोरता, छाती विच जलन, लाइनां या सुंगड़ना, छाती के हेठां ठोसता या कठोरता की भावना। छाती के कैंसर के पड़ाव: ग्रेड 0 पड़ाव, कैंसर जो दुध पैदा करने वाले सैलों विच बनदा है ते उत्थों तक ही सीमित रहता है। पहला पड़ाव: कैंसर सैल हौली हौली वधन लगदे हैं ते बाकी सेहतमंद सैलों नूं नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। दूजा पड़ाव: कैंसर बहुत तेजी दे नाल शरीर दे दूजे हिस्सिਆਂ विच फैलदा है ते पूरे शरीर नूं अपनी लपेट विच ले लैंदा है। तीजा पड़ाव: कैंसर मनुखी हड्डियां तक पहुंच जाता है ते प्रभावित करता है। जे थोड़ा जिहा हिस्सा कॉलर बोन विच फैल गया तां इलाज संभव नहीं हुंदा। चौथा पड़ाव: कैंसर लगभग ला इलाज हो जाता है, क्योंकि चौथे पड़ाव तक कैंसर जिगर, फेफड़ियां, हड्डियां ते दिमाग तक भी पहुंच जाता है। ब्रैसट कैंसर के इलाज के कई तरीके ने, जिवें कैंसर के दूजे मामलों में वरते जाते हैं, जिवें कि कीमोथैरेपी, रेडिएशन, सर्जरी आदि। पर जेकर मामला ज्यादा जोखम वाला होवे तां समय-समय ते लक्षणां दी जांच कीती जानी चाहिदी है। इस नाल कैंसर दे पड़ाव दा छेती पता लगाउण ते बेहतर रिकवरी दे विच मदद मिल सकदी है। सो ब्रैसट कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा वध गए हैं। सब तो ज़्यादा भारत दे विच हुण इसके केसिस काफ़ी ज़्यादा वधदे नज़र आ रहे हैं। इस तो बचना किवें है? ये गंभीर जिहड़ा कैंसर है, इसके होण दे की कारण ने? असीं सारे सवालों के जवाब साडे एक्सपर्ट डॉक्टर तो जरूर लवांगे। साडे नाल अज साडे खास मेहमान जो साडे खास एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े ने, डॉक्टर मीनाक्षी मित्तल। डॉक्टर मीनाक्षी, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। डॉक्टर मीनाक्षी, अज असीं गल कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर बहुत प्रकार का हुंदा है, लेकिन सब तो ज़्यादा मामले इस बार देखने को मिल रहे हैं ब्रैसट कैंसर के। इससे लई असीं तुहाडे तो अज जानना चाहांगे कि ब्रैसट कैंसर की है ते इहदा जिहड़ा ज़्यादा मामले वध रहे हैं, की इसके कारण? ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू में नॉर्मल सैल्स में बदलाव आ जाता है। ਉਹਦੇ करके उन्होंने डेथ नहीं होती तो एक गांठ बन जाती है और वो एक इकट्ठे होते होते सेल्स, बहुत सारे सेल्स बन के एक मास बन जाता है और ये फिर ब्लड के रास्ते या अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है बॉडी में फैल सकता है। इसके कारण, और ये ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं में होने वाला कैंसर है और इसका मुख्य कारण हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमने पश्चिमी देशों का लाइफस्टाइल को अपनाया है, जिसमें कि जैसे हम कहें कि महिलाएं आजकल स्मोकिंग भी कर रही हैं, अल्कोहल इंटेक भी ले रहे हैं और हमारा स्क्रीन टाइम जो कि टीवी के सामने, फ़ोन के सामने या कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके कारण हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है और हमारा मोटापा होता है। और मोटापा जो है ये ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे अलग कैंसर्स को कॉज करता है। ये मोटे तौर पे यही एक कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को अपने देश में बढ़ गया है।
जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿਕਾयत हो रही है? नहीं, सबसे मेन कारण तो यही है और इसके साथ रिलेटेड और भी कारण आ जाते हैं कि जब आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा टीवी या आप एंटरटेनमेंट में आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप जंक फूड का सेवन बहुत कर रहे हैं, आप रेडी टू ईट मिक्सेस ले रहे हैं, आप काम में इतना बिज़ी हैं या अपने टीवी या बैठने में इतना बिज़ी हैं कि आप फटाफट ज़ोमेटो से ऑर्डर या कहीं से भी आप फास्ट फूड ऑर्डर करके खा लेते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, उसके कारण आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है और ये सब जो है ओबेसिटी और बॉडी मास इंडेक्स आपका बढ़ा देता है और ये मल्टीपल बॉडी कैंसर्स को कॉज कर सकता है। ओबेसिटी जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का एंडोमेट्रियम कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर, ये मल्टीपल कैंसर्स ओबेसिटी कॉज कर सकता है। दूसरा एक मेरा मानना है कि जो हमारा मैरिज का एज लेट होके एंड प्रेगनेंसी लेट होना, क्योंकि प्रेगनेंसी से क्या होता है, ये ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है और अगर हमारा हार्मोन का बीच में प्रेगनेंसी हमें एक सेफ्टी देता है कि हमारा साल 2 साल उसका हार्मोन जो अपने हैं वो बंद हो जाते हैं बनने और उसमें आपका ब्रेस्ट टिश्यू पे उनका असर नहीं होता है बॉडी पे और वो सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है। आजकल क्या है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं, 30+, 35+ आपके फर्स्ट बेबी हो रहा है, सो ये जो गैप है अब नहीं है और जो आपका मेंसेस अगर शुरू हो रही हैं आपकी 12-13 साल पे और इसका एक्सपोजर जो हार्मोन्स का है लंबे टाइम तक आपका बॉडी पे रहता है और इसके कारण आपका ये ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ा है। प्लस एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पोल्यूशन के करके आपके अंदर के जो बदलाव आते हैं, जो जेनेटिक आपके अंदर सेल्स में, बॉडी सेल्स में जो आपके ऑक्सीडेंट्स बनते हैं उसके कारण चेंजेस आती हैं और ये भी आपका जो है अल्टीमेटली ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर मीनाक्षी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ है? जो जांच है आपका हर एक औरत को, हर एक महिला को एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए जो कि एट द एज ऑफ 20 ईयर्स शुरू होता है। अपना 20 साल की कोई भी लड़की हैगी उन्होंने अपना हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। एक आपका डेट होता है कि जैसे मेंसेस आती हैं उसके 3rd और 5th डे पे आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर महीने उसी दिनों में आपने ब्रेस्ट एग्जामिन करना है और कोई अनयूजुअल चेंजेस जो लक्षण हैं वो थोड़े सब्टल हो सकते हैं शुरू में, जैसे कि कोई गांठ बनी हुई है, कोई नई गांठ आ गई है और जो बढ़ रही है साइज़ में, आपके निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्रेस्ट के स्किन में चेंजेस आए हैं, आपका निप्पल इन्वर्टेड हो गया है, कलर चेंज हो गया है स्किन का, सो ये सारे आप उसको एग्जामिन कर सकते हो खुद ही, हर महिला खुद एग्जामिन कर सकती है। इसके ऊपर आता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जो कि रिकमेंडेड है कि हर औरत को 30 साल की उम्र के ऊपर जो है अपना 6 मंथली या ईयरली क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर करवाना चाहिए। फिर आपका आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी आज जो रिकमेंडेशन है वो 45 ईयर्स प्लस वुमेन में आपका हर साल एक बार मेमोग्राफी होना चाहिए। अपने देश में ये इतनी जानकारी लोगों को नहीं है और मेमोग्राफी हम लोग रेगुलरली नहीं कराते। जब तक हम कहते हैं कि हमारे को सिम्टम्स नहीं आएंगे तब तक हम क्यों कराएं। बट अगर हम शुरुआत में इन जांचों के थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर लें कैंसर को तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा है। और मेमोग्राफी भी सिंपल एक प्रोसीजर एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट होता है, उसमें हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। और अगर पेशेंट का आपका रिस्क हाई है, आपका फैमिली हिस्ट्री है, आपका रिस्क हाई है, तो आप एक MRI ब्रेस्ट भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। सो ये कुछ जांच हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम बोलते हैं जिसके कारण हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ है? इसमें वही आ जाता है फिर आपका कि इसमें अगर हम रिस्क फैक्टर्स करते हैं कैंसर के, तो मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाई, जिनको हम बदल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल अगर आप अच्छा करते हैं, कि बैलेंस डाइट खाते हैं, आप अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखते हैं अपना, तो पोल्यूशन से थोड़ा सा बचाव रखते हैं अपना, तो ये सब आपका रिस्क को कम कर सकता है। और आप जो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का इंटेक ना करें। अगर बिल्कुल ही स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वो उसमें आ जाते हैं कि जो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं महिलाओं के अंदर जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर एक बढ़ती उम्र का कैंसर माना गया है। जैसे कि अगर बढ़ते हुए 50 ईयर्स प्लस एज होती जाती है, आपका रिस्क उतना ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता जाता है। उसमें और आता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके चाहे मदर के साइड से चाहे फादर की साइड से मल्टीपल मेंबर्स में ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, तो एक आपका जेनेटिक जो है एक इवैल्यूएशन करके आपका रिस्क निकाला जाता है कि आप कितने रिस्क पे हो। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो हम आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं वो आपको 35 ईयर्स ऑफ एज पे भी एडवाइस कर सकते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल में एक फिर आपका जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें कि एक BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स हैं, जिनमें अगर आप वो चेंजेस आते हैं या आप कैरी ऑन कर रहे हैं फैमिली से, अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव हैं, तो आपका रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ सकता है। ये मेनली मेल रिस्क फैक्टर्स यही हैं। जी, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, सावधानियाँ तो वही है कि आप अपना बैलेंस डाइट खाइए, फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली करिए, और अपना जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी जो जैसे एडवाइज्ड हैं रेगुलरली करवाइए, ताकि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में और अपना जो जंक फूड का सेवन है वो कम करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में ड्रिंकिंग होनी चाहिए। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं, उसको थोड़ा सा आप अपना डेली रूटीन में एटलीस्ट 35-40 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी ज़रूर शामिल करिए। जी बिल्कुल, ब्रैस्ट कैंसर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ये आपका फैमिली में रन करती हैं कुछ जीन्स, जेनेटिक चेंजेस, जो मैंने आपको बताया BRCA1 एंड BRCA2 नाम की हैं। तो और भी मल्टीपल और भी होती हैं, बट मोस्ट कॉमन BRCA1 एंड BRCA2 हैं। और अगर ये आपके पॉजिटिव आते हैं, सपोज़ आपके मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स, चाहे मदर के साइड से जैसे मासी हो गई, आपकी नानी हो गई, या मदर को है या सिस्टर को है, कोई कज़न को है, चाहे आपके फादर की साइड से या मदर की साइड से, अगर मल्टीपल मेम्बर्स हैं तो उतना ही आपका रिस्क जो है ये कैंसर का होने का बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो। ये जो कैंसर्स हैं, ये BRCA1 और BRCA2 जीन्स, ये मल्टीपल आपकी बॉडी के कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। जैसे ओवेरियन कैंसर है आपका, पैनक्रियाटिक कैंसर है आपका, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल की तरफ से ही आएगा, मदर की तरफ से ही आएगा। अगर फादर की तरफ से भी आपके फैमिली मेम्बर्स में ब्रेस्ट कैंसर या कोई और तरीके का पैनक्रियाटिक या प्रोस्टेटिक या और भी आपके कैंसर्स हैं, तो ये आपके फैमिली में रन कर सकते हैं। और ये जेनेटिक आप जो एक्वायर करते हो, ये डोमिनेंट जीन्स होती हैं, तो ये आपका ड्यूरिंग बर्थ ही आपके अंदर आती हैं। बट इसके लक्षण जो हैं यूजुअली 20 प्लस आपके या 25 प्लस एज पे आने शुरू हो जाते हैं। यंग एज पे आपको डायग्नोसिस होती है इसकी, जब ब्रेस्ट आपकी फुली डेवलप्ड हो जाते हैं उसके बाद आते हैं ये।
जी, इस तो इलावा सानू इस संबंधी जो कैंसर है, जो ब्रैसट कैंसर है, इसकी स्टेजेस बारे जरूर सानू दसो कि किहड़ी स्टेज ज़्यादा खतरनाक है, किन्नी इसकी स्टेजेस हुंदियां ने, इन्हां दे विच की डिफरेंस है, कदों सानू यह पता लगाया जाना चाहिए कि किहड़ी स्टेज ज़्यादा प्रभावित है, जो लोड़ महसूस होवे कि हुण चैकअप करवाना चाहिए तो डॉक्टर को जाना चाहिए। इसकी ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके होती हैं और इसमें हम ट्यूमर साइज़, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। ट्यूमर साइज़ होते हैं, आपके आर्म पिट्स के अंदर जो नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं उनका स्टेजिंग होता है, उसके बाद आपकी एक पर्टिकुलर स्टेजिंग बनती है। और जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन है वो आपको स्क्रीनिंग मेथड्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं जो हर महिला को करने चाहिए और ये आपके स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है कि आपके अभी सिम्टम्स बॉडी में नहीं आए और आप उस बीमारी को पकड़ रहे हैं, मतलब अभी कोई आपके साइन और सिम्टम कोई नहीं आए हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको हम कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं कि वो आप प्री कैंसरस या बिल्कुल अर्ली स्टेज के कैंसर के हैं जो कि आप अपने आप खुद नहीं आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू ही आपको पकड़ में आते हैं। उसमें मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी या एमआरआई होते हैं जिससे हम पकड़ सकते हैं और इसका आजकल इलाज बहुत अच्छा आया है, इवन स्टेज थर्ड एंड फोर्थ में भी बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, नई मेडिसिन्स आ गई हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं जो आपको कह लो कि बहुत टारगेटेड आपको ट्रीटमेंट मिलता है और अब हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में भी सर्वाइवल बहुत बेटर हो गया है। बट ऑलमोस्ट ये क्योरेबल बीमारी है और इनिशियल स्टेजेस में ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल है। जी, साडे नाल कॉलर जुड़े ने, असीं उन्हां दा भी सवाल जाणांगे। हाँ जी, की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो तुसीं? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, सपना बोल रही हैं जी मोहाली तो। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? मैम मेरा सवाल ये है जी कि रीज़न की है जी मैम इस बीमारी का, किस रीज़न करके होंदी है जी? ठीक है, सो डॉक्टर मीनाक्षी साडे कॉलर दे वल्लों कारण पूछे गए ने कि भयानक बीमारी दे कारण की ने जो यूजुअली उन्हां नूं ध्यान देण दी लोड़ है उन्हां कारणां ते। हाँ, हेलो सपना। कारण जो कैंसर का है उसमें सिर्फ जेनेटिक चेंजेस ही रहते हैं, अपने नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वही बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हर रोज़ बन रहे हैं और ग्रो मतलब आपके नए पैदा होते हैं और रोज़ कई हज़ारों में सेल मरते हैं। जब उनका ये मरने का सिस्टम ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजंस विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जैसे आपका पोल्यूशन हो गया, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आप नहीं कर रहे हैं, उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर आप स्ट्रेस में रहते हो, इनसे आपके अंदर सेल्स में चेंजेस आ जाते हैं और उनका ये जो डेथ वाला सेल का सिस्टम है वो डिरेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो सेल्स जो हमारे रोज़ के रोज़ बन रहे हैं नए सेल्स, वो मरते नहीं हैं, वो इकट्ठे होके एक गांठ बना देते हैं। वो गांठ धीरे धीरे बनते बनते वो बड़ी गांठ हो जाती है और आसपास के टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करके और थ्रू ब्लड वेसल्स पे बॉडी में भी फैल सकती है। यही इसका मेन कारण है। जी, जिस तरीके दे नाल असीं उम्मीद करदे तुहानूं तुहाडे सवाल दा जवाब जरूर मिलिया होवेगा। सो डॉक्टर मीनाक्षी, ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सब तो वड्डी गल है कि कोई भी महिला होवे चाहे वो किस एज दे विच होवे, एक कैंसर अजिहा है ज़्यादातर खुल के गलबात नहीं कर पाते या इत्थों तक कि असीं ये भी देखिया है कि अजिहे मामलों दे विच बच्चे अपनी माँ या किसी भैन या कोई भी नानी दादी मासी किसी नाल ये गल्लां शेयर भी नहीं करते। उन्हां लई अजिहे केसिस तुहाडे कोल आंदे होणगे कि ऐसी स्टेज दे विच जदों मामला ज़्यादा केस वध जाता है उदों काफ़ी ज़्यादा इलाज मुश्किल हो जाता है। सो की उन्होंने तुसीं मैसेज देना चाहोगे, किहड़े बदलाव जेकर वो देखते हैं तो बेझिझक होकर अपने परिवारिक मैंबरां दे नाल शेयर कर सकन? हाँ, इसमें आपको शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए, खुल के लेडीज़ को सामने आना चाहिए। कोई भी अपनी बॉडी में बदलाव आता है वो अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करना चाहिए ताकि वो शुरुआत की स्टेज में ही पकड़ा जाए। कोई भी जब हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, कोई गांठ बनी है या कुछ है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है बिकॉज अगर कोई गांठ भी नहीं बनी है उसमें से 10 गांठों में से 8 गांठ नॉन कैंसरस होती हैं, बट उसकी एक डॉक्टर के पास आके जांच कराना, इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ के और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम इलाज कर सकें। और अगर आपका लेट एडवांस स्टेज हो जाती है तो भी आपका इलाज पॉसिबल है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं और मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसके कारण हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असीं उन्हां दा भी सवाल जाणांगे। हाँ जी, तुहाडा की नाम है, तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? सत श्री अकाल मैम, मेरा नाम सपना है, मैं बटाला तो बोल रही हूँ। हाँ जी सपना, की सवाल है तुहाडा?
मैम मैं पुछना चाਹੁंदी हाँ कि जी ब्रैसट कैंसर वर्गी बीमारी आ एक एवें दी है कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ नहीं कर सकते मतलब कि ਜੇ ਸਾਨੂੰ पता भी लगता है कि ਮੈਨੂੰ प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं मेरे सामने ਤਾਂ मैं अपनी फैमिली या अपने मदर नाल या फादर नाल इस चीज़ बारे खुल के गल नहीं कर सकती तो अवेयरनेस किवें फैलाई जा सकती है इस चीज़ बारे। ठीक है। अवेयरनेस इसका तो वही है कि आप जो है आप खुल के बात करिए। अगर नहीं आपने फ्रेंड के साथ आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पर्सनली जाके एक हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी फीमेल डॉक्टर्स के अगर कोई आपको झिझक है तो आप उनके पास जाके अपना जांच करा सकते हैं। सिंपल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें अगर कुछ आता है डिटेक्ट, देखिए कोई भी चीज़ अगर सामने आती है उसके आप डर के भागोगे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप सामने खुल के आओगे तो उससे ही आपका बेटर डिटेक्शन होगा और बेटर इलाज हम लोग कर पाएंगे। और इसको तो अपना मेंटली ही आपको झिझक को निकालना पड़ेगा कि आप अपने मदर, सिस्टर या फ्रेंड या आप अकेले भी डॉक्टर के पास जाके अपना जांच करा सकते हैं। जी, सो उम्मीद करते हैं सपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਥਸ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਥਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਥਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ फैक्ट्स ने। मिथ्स बहुत सारे हैं, जैसे आपका कि मेमोग्राफी जो हम लोग करते हैं स्क्रीनिंग के लिए कि ये एक्सरे का एक्सपोजर है और इससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है लोगों के बीच में, बिकॉज मेमोग्राफी में बड़ी लो डोज के एक्सरेज यूज़ होते हैं और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम एक ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आ गया आपका कि ब्रेस्ट लंप अगर आपके छाती के अंदर है तो वो 100% कैंसर ही होगा, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। ऑलमोस्ट 10 गांठों में से 8 गांठें जो हैं बेनाइन या नॉन कैंसरस निकलती हैं, सिर्फ 1 या 2 गांठ में कैंसर के कीटाणु पाए जा सकते हैं टेस्ट करने के बाद। फिर आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है पेनफुल होता है, अगर पेन है ब्रेस्ट में तभी कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जो है अर्ली स्टेजेस में पेनलेस रहता है। कोई भी गांठ अगर वो बहुत छोटी है तो वो आपको पेन नहीं करती है, जब वो आपस में आसपास के एरियाज़ को इन्वॉल्व कर लेती है और उसके जो नर्व्स को इन्वॉल्व करके फिर वो एडवांस स्टेज में होती है तब पेन होता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर की एक दूसरे से फैल सकता है कि कंटेजियस है। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी में हो रखा है, कोई भी इलाज हो रहा है, चाहे रेडिएशन का हो रहा है, चाहे कीमोथेरेपी का या सर्जरी का, तो ये कहीं से एक दूसरे को फैल नहीं सकता। ये आपका अगर आता है तो फैमिली ट्री में आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ के साथ बैठ रहे हैं या कर रहे हैं तो ये आपको नहीं, कंटेजियस नहीं है, आपको नहीं हो सकता ऐसे डायरेक्ट। फिर आता है आपका कि ब्रेस्ट कैंसर जो है कि अगर कोई चोट लग जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। चोट से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, बट यह होता है कि अगर आपके ब्रेस्ट पे कभी कोई चोट लगती है, आप गिरते हो, ब्रेस्ट कैंसर पे चोट लगती है, तो आपका ध्यान आपकी गांठ पे या ब्रेस्ट के ऊपर पड़ता है और आप उस लंप को या डिटेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि ये चोट करके गांठ बन गई या ब्लड इकट्ठा हो रखा है। बट वो यूजुअली कई बार कैंसर जो है आपको उस तरफ आपको एक तरह से वो गिरना और चोट लगना एक आपको इंडिकेशन देता है कि वहाँ पे कोई लंप बना पड़ा है। ये है मेजर आपके। और फिर आगे आपका कि ब्लैक कलर का ब्रा पहनना या वायर्ड ब्रा पहनना अगर लेडीज़ या वुमेन पहन रही हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। ये भी बिल्कुल गलत धारणा है लोगों के बीच में।
इनसे आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है का रिस्क नहीं बढ़ता, परंतु ये है कि अगर आप डेंस ब्रेस्ट यंग जैसे फीमेल्स में है या ब्रेस्ट का टिश्यू आपका डेंस है तो आप थोड़ा सा हायर रिस्क पे रहते हैं। तो उसका अगर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या मैमोग्राफी के थ्रू उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत सही तुसी जानकारी साडे दर्शकों तक पहुँचाई है, क्योंकि हुण तक बहुत सारे लोग इस कैंसर वर्गी बीमारी नूं लैके मिथ्स नूं लैके ज़्यादा जिहड़ी है वो यकीन करते हैं रादर दैन फैक्ट्स दे उत्ते ध्यान दिता जाए। सो अज असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि साडे दर्शकों नूं ब्रेस्ट कैंसर नूं लैके मिथ्स नूं लैके भी जरूर बहुत सारा क्लीयरेंस तुहानूं होया होवेगा कि किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां सही हुंदियां ने कैंसर वर्गी बीमारी नूं लैके। इस तों इलावा डॉक्टर मीनाक्षी, जेकर असीं गल कीती जाए जो कैंसर की स्थिति है इस विच महिलावां नूं शरीर दे विच किहड़े-किहड़े नुकसान की सिर्फ ब्रेस्ट तक ही सीमित रहिंदा है या फिर ये जिहड़ी इन्फैक्शन है या ये कैंसर वर्गी बीमारी है साडे शरीर दे होर ऑर्गनस नूं भी प्रभावित करदी है? किस तरह का नुकसान जो एक लेडी नूं महसूस हुंदा है पहली स्टेज दे विच या फिर होर स्टेजेस दे विच? पहली स्टेज में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं होते हैं। आपके निपल डिस्चार्ज हो सकता है, इन्वर्टेड निपल हो सकता है या छोटी सी गांठ हो सकती है। जब वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है या थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो आपके अंडर आर्म के जो ग्लैंड्स हैं वो ब्लड वेसल के जैसे आपका खून का रक्त का दबाव जो ब्रेस्ट टिश्यू से अंडर आर्म के ग्लैंड्स के थ्रू जाता है हार्ट में वापस, तो वहाँ पे कण जो है ब्रेस्ट की गांठ में से वहाँ पे फंस जाते हैं और वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हम बोलते हैं। सो अंडर आर्म्स या आर्मपिट के जो ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो सकते हैं। फिर ये ब्लड के थ्रू जो है आपके पूरे बॉडी के अलग और एडवांस स्टेज में जो फोर्थ स्टेज है वो ब्लड के द्वारा जो है वो कहीं और बॉडी में जैसे लिवर में, लंग्स, फेफड़ों में या हड्डियों में या इवन ब्रेन में कहीं पे भी ऑर्गन में जा सकता है। उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 4 लोकल भी होता है। लोकल में अगर आपका ब्रेस्ट टिश्यू में फंगेटिंग मास हो गया, स्किन और इन्वॉल्वमेंट हो के आपका इतना बड़ी गांठ बन गई है कि वो फट के बाहर हो रही है और आपका लोकली आपका चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट है तो वो स्टेज 4 लोकल भी हो सकती है। और अगर वो कहीं बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल गई है, लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में, तो ये आपका स्टेज 4 मेटास्टेटिक माना जाता है। जी, साडे नाल एक कॉलर जुड़े ने, असीं उन्हां दा सवाल जाणांगे। हाँ जी, की नाम है तुहाडा, कित्थों गल कर रहे हो? रोशन लाल वर्मा, चंडीगढ़ पर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की सवाल है तुहाडा? सवाल ये है, मेरी वाइफ की एज हैगी 69 प्लस जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ठीक है, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਕੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋ सकते हैं? इसमें अगर सिर्फ निपल के आसपास है अगर पेन है तो आपका कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है। अगर डायबिटिक हैं तो उसमें भी आपका कोई इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है। तो इसमें आपने अगर आपकी मेमोग्राफी नहीं हुई, अगर 69 इयर्स ऑफ एज है तो एक मेमोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आप उसको जांच करा सकते हैं और एक डॉक्टर के पास जाके फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। कहीं पे अगर कोई शक लगेगा डॉक्टर को तो आपका बायोप्सी भी करवाई जा सकती है। अदरवाइज़ इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका ब्रेस्ट कैंसर ही हो। जी, सो उम्मीद करते हो तुहानूं तुहाडे सवाल का जवाब जरूर मिलिया होएगा। इस तो इलावा डॉक्टर मीनाक्षी, जेकर असीं गल कीती जावे तां कैंसर का नाम सुनते ही लोग सब तो पहला तां घबरा जाते हैं। कैंसर एक अजिही बीमारी है जो लोग सोचते हैं कि कैंसर होया तां इसदा हुण लाइलाज बीमारी है ते पहला समय तक जरूर हुंदा भी सी कि कैंसर के कारण सिर्फ मौत जिहड़ी है उहदा डर बनिया रहिंदा सी, पर हुण इसदा इलाज किवें कीता जांदा है? किन्ना क पहला नालों इसदा इलाज होर ज़्यादा बेहतर तरीके दे नाल हो गया? इस संबंधी जरूर जानकारी दो। इलाज के लिए सबसे पहले हमें इसकी डायग्नोसिस होनी ज़रूरी है, जैसे मैमोग्राफी हो गया, MRI हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बायोप्सी, और इसके बायोप्सी के साथ भी एक मैं मिथ के बारे में बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि अगर हम पीस का जांच लेंगे या कट मारेंगे वहाँ पे तो कैंसर फैल जाता है। ये बिल्कुल गलत अफवाह है या एक गलत धारणा है लोगों के बीच में। बायोप्सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इलाज का, जिससे हमें एक कौन सी तरह का, कौन सी बायोलॉजी का ब्रेस्ट कैंसर है उससे उसका पता चलता है। और उसका इलाज जो है हम ब्रेस्ट कैंसर का अलग अलग तरीके से हो सकता है। सर्जरी, इसमें तीन चारों मोडालिटीज़ आपकी आती हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी जिसको हम मेडिसिन के द्वारा, या कीमोथेरेपी या जो इंजेक्शंस होते हैं या ओरल टैबलेट्स होती हैं,
रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके साथ हम ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं। बट हम कौन सा इलाज पहले करना चाहेंगे वो हमें एक बायोप्सी जो लेते हैं उसके फर्दर टेस्टिंग होती है कि इसकी क्या बायोलॉजी है, कितना ये फैलने वाला, कितना डेंजरस हाई रिस्क वाला केस है या लो रिस्क का केस है। अगर ये लो रिस्क का केस है तो हम आपको पहले एडवाइस कर सकते हैं कि सर्जरी हो के फिर आपकी कीमोथेरेपी हो के फिर रेडिएशन हो। कई बार होता है कि अगर आपका सर्जरी हो गई तो आपको बहुत अर्ली स्टेज में अगर आपका डिटेक्ट होता है तो कीमोथेरेपी की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है और आपकी रेडिएशन की भी ज़रूरत ना पड़े। और आजकल हम सर्जरी में मोडालिटीज़ आपकी आती हैं कि पहले होता था कि पूरी ब्रेस्ट रिमूव की जाती थी, अब हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज़ कर रही हैं, क्योंकि एक औरत के लिए एक ब्रेस्ट का होना, एक फिजिकल फिगर का होना बहुत मायने रखता है और डिसफिगरमेंट कोई भी नहीं चाहता। तो उसमें आज जो टेक्निक है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं हम उसको, उसमें सर्जरी में हम सिर्फ ब्रेस्ट का जो गांठ वाला पोर्शन है उसके आसपास का एरिया लेके निकालते हैं और उसके बाद एक रेडिएशन का जो है पूरी ब्रेस्ट को दी जाती है बाद में, और उससे क्या है कि पूरा ब्रेस्ट जो है हम स्टरलाइज कर लेते हैं कैंसर सेल से। और इनका इलाज जो है आपका अब टेक्निक्स जो कीमोथेरेपी की भी बात करें हम, कीमोथेरेपी भी बहुत अच्छी आ गई हैं। कीमोथेरेपी में आपका कीमोथेरेपी तो है ही है, आजकल जो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं या टारगेटेड टैबलेट्स आ गई हैं वो भी हम दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक हम इनका क्योर कर सकते हैं। जी, इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो पीड़ित है जो महिला है उसਨੂੰ बचाने ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अभी आजकल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये धारणा जो है पुराने इलाजों के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, क्योंकि पहले इतनी हाई टेक्निक्स नहीं होती थी, इवन कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपीज़ भी इतने एडवांस स्टेज में नहीं आई हुई थी। अब जो है स्टेज 3rd and 4th जो स्टेज के कैंसर्स भी हैं उनका बहुत अच्छा इलाज है, हम उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे रहे हैं। हमारे पास जो है कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो हम पहले कहते थे कि इस बीमारी को इस स्टेज पे पहुंच के 4th स्टेज में 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, वो मरीज़ हमारे पास 6-6, 7-7 साल तक चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि उनका इलाज किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहता है। एक तरह से आप कंटिन्यूस इलाज किसी भी फॉर्म में, चाहे टैबलेट में, चाहे इंजेक्शन में या किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ चलता रहता है ज़्यादा टाइम के लिए। बट हम ना इलाज नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को, इलाज अवेलेबल है। इलाज जो है थोड़ा महंगा भी हो गया है, बट ये है कि जैसे जैसे अपनी इंडियन कंपनीज इन दवाइयों को बनाना शुरू कर रही हैं जो है उससे इलाज अब काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में भी आ गया है। तो बहुत मरीज़ जिनको हम पहले बोलते थे कि हाँ नहीं जी अब ये आप सेवा कर लीजिए 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, उनका इलाज अभी बहुत अच्छा अवेलेबल है। ये भी ज़रूर है, एक तरफ से ये भी है और कि हाई रिस्क अगर वैरायटी वाला कैंसर, बायोलॉजी जैसे मैं आपको डिस्कस कर रही थी, बायोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत तरह की बायोलॉजी है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं जिनका एक तरह का ब्रेस्ट कैंसर है जो कि बहुत हाई रिस्क माने जाते हैं, उनमें भी अवेलेबल है ट्रीटमेंट, बट उनका थोड़ा सा सर्वाइवल जो है थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हार्मोन पॉजिटिव या आपका HER2 न्यू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में से। जी, साडे नाल एक कॉलर जुड़े ने, उन्हां दा सवाल जाणांगे। हाँ जी, तुहाडा की नाम है, तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं जसपाल सिंह गल करदा मोगे तो। हाँ जी, की सवाल है सर तुहाडा? मेरे ना जी माता जी आ, उन्हां दी एज हैगी 80 साल, उन्हां नूं CA वल्वा होया होया, उन्हां दा ऑपरेट करवाता सीगा 4 महीने पहला, पर उन्हां दी जिहड़ी पेशाब वाली पाइप आ, ओह नहीं हजे उतरी। ते मैं ये जानना चाहुंदा सीगा भी वो ऑपरेशन तो बाद भी मतलब ये बड़ी कठिनाई आ रही आ भी वो हुण 80 साल दी एज आ भी वो उतरूगी पाइप कि नहीं उतरूगी? ठीक है जसपाल सिंह जी, इसका तो पहले कि आपका सर्जरी कौन सा हुआ है कि पूरा आपका वल्वा रिमूव हुआ है मरीज़ का, और उसका डिटेल्स देखना पड़ेगा। और यूजुअली तो कैथेटर रिमूव हो जाता है, जो पाइप है वो रिमूव हो जाती है, बट उसका अब क्या कारण है रखना है वो आपकी सारी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, उसी के बाद और पेशेंट को देख के ही हम बता पाएंगे
कि क्या स्टेज थी और क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी आपकी पेशाब की नली की कि उन्होंने पाइप डाली हुई है। कई बार क्योंकि वल्वा जो है बिल्कुल आपका पेशाब की नली के पास, यूरेथ्रा के पास होता है, कि अगर उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसको भी निकालना पड़ा है, तो फिर पाइप हो सकता है लंबी टाइम तक रहे। अगर वो शुरुआत की स्टेज थी और अगर लोकल एक्सीजन हुआ है तो पाइप निकल भी सकती है। बट आपकी रिपोर्ट्स हमें देखनी पड़ेंगी, मरीज़ को जांचना पड़ेगा, तभी हम आपको इसके ऊपर सलाह दे पाएंगे। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਰਜਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਦਮ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। मैं मेरे ना चेस्ट से दर्द रहती है हरदम, दोनों साइड से गिल्टी है और एकदम चीज निकल रही जिस तरह दर्द दी। इसका जो आपका जो गिल्टियाँ हैं, आप उसको एग्जामिन करवाइए एक डॉक्टर के पास जाके। कई बार नॉन कैंसरस बेनाइन जो यंग लेडीज़ होती हैं उनमें आपके नॉर्मल गांठें ब्रेस्ट टिश्यूज़ में बन सकती हैं, उसको हम फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। वो आपको कुछ ओरल मेडिसिन के साथ भी क्योर हो सकता है, बट आपका इसका जांच कराना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप जाके अपने आसपास के डॉक्टर को या ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके चेक कराइए। अगर वो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे उनको डाउट लगेगा तो बायोप्सी होएगी। अगर क्लिनिकली नहीं डाउट लगता है तो आपको मेडिसिन कुछ दे दी जाएंगी, उससे वो ये ठीक हो सकता है। ये बड़ा कॉमन है यंग पेशेंट्स में, यंग फीमेल्स में फाइब्रोएडिनोसिस करके आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं अपने ब्रेस्ट के, उसमें ही आपका डिटेक्ट हो सकता है कि ये कैंसरस वाला लग रहा है या आपका फाइब्रोएडिनोसिस बेनाइन लग रही है गांठें। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਠ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, यही जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसमें आपका जो बेनाइन जो आप कह रहे हैं वो बेनाइन ब्रेस्ट की गांठ जो मैं फाइब्रोएडिनोसिस जिसको हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं कि वो हिलती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो वो चीज़ होगी। वो हार्मोन से ही बनती हैं और उनको दवाइयों के साथ हम ठीक कर सकते हैं। बट अगर वो आपको मरीज़ को तंग कर रही है या बढ़ रही है साइज़ में तो उसकी दोबारा से जांच होके बायोप्सी होना ज़रूरी होता है। और कई बार बहुत बड़ी साइज़ की हो जाती है बेनाइन वाली भी, तो आप उसको ऑपरेट करके भी निकलवा सकते हैं। तो एक सेकंड तरह से कंफर्मेशन हो जाता है उसका कि वो बेनाइन ही थी या आपका कैंसरस तो नहीं है। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਮਿਥ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ 올ਡ ਏਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज कैंसर हम पहले मानते थे, बट अब बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हमारा एक फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गया, भगदड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। इसमें ऑलमोस्ट आपका जो हम कहते हैं कि फेमिलियल है वो सिर्फ 5 to 10% केसेस होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अदरवाइज बाकी जो है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस के करके यंग फीमेल्स में, अब इंडिया में अगर हम देखें, अगर हम उसका आंकड़े देखें तो 50 साल से कम उम्र की औरतों में ऑलमोस्ट 48% ऑफ कैंसर जो हैं वो 50 ईयर्स की कम उम्रों में पाया जा रहा है। पहले माना जाता था कि 50 ईयर्स से अबव जैसे आपका हो रहा है, तभी मैमोग्राफी का एक प्लेटफॉर्म 45 ईयर्स का बना था कि आप 45 ईयर्स अबव जो है मैमोग्राफी ईयरली कराएं। बट हम अब रिकमेंड करते हैं कि आप जो है अपना एग्जामिनेशन अपने इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मैमो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, एक अगर रिस्क हाई है और आपका लाइफस्टाइल वैसा है तो आप अर्ली स्टेज पे भी शुरू करवा सकते हैं। जी। और
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥ है या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वाकई फैक्ट भी नजर आता है? कपड़ों के साथ कोई संबंध नहीं है इसका कैंसर का होना, ठीक है। आपका जो है लाइफस्टाइल चेंजेस ही हैं, आपका स्मोकिंग हो गया, जंक फूड खाना हो गया, कपड़ों में जैसे आपको पहले भी बताया कि ब्रा पहनना या डार्क कलर के कपड़े पहनने से कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। आपका पोल्यूटेड एरिया में रहना एंड हेल्दी एक्सरसाइज नहीं करना, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा के रखना। अब ओबिसिटी भी एक खतरा से हमारे कंट्री में बीमारी एक अलग बीमारी है जो पहले हम बाहर के देशों में, मुल्कों में, इंडस्ट्रियलाइज देशों में मानते थे। अब अपने देश में भी बहुत ज़्यादा ओबिसिटी जो है बच्चों से ही शुरू है। ओबिसिटी एक तरह की बीमारी है और वो लॉन्ग टर्म तक रहती है, तो ये आपके रिस्क को बढ़ा देती है। तो अपना हेल्दी डाइट खाना और फिजिकल एक्टिविटी में बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको ताकि आपका रिस्क कम रहे। जी डॉक्टर मीनाक्षी, इस तो इलावा से जेनेटिकली जेकर इस बीमारी ਨੂੰ देखिए कि ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? माँ से बच्चे को ऐसा प्रभावित कैंसर नहीं कर सकता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है और बच्चे में जब डिलीवरी के टाइम पे आपको कैंसर उसमें चले गए हैं, वो ऐसा नहीं होता है। बट ज़रूर ये है कि अगर आपका प्रेगनेंसी में आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है तो आप मतलब यंग एज पे आपको हुआ है तो आपका फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि फैमिली में आपका जेनेटिक चेंजेस, वो आप जेनेटिक चेंजेस आपके बच्चे के जीन्स के अंदर ज़रूर जा सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 20+ या 25+ एज में तो उसका रिस्क वो बढ़ सकता है कैंसर का। बट ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफ़र होना नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर है सच कि आप ब्लड के थ्रू चला गया या आपका कण जो है उसके अंदर मरीज़ के अंदर चले बच्चे के अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता है। जीन्स के अंदर चेंजेस हो सकती हैं जो विद एज जो है आप जैसे जैसे ग्रो करते हो वो जेनेटिक चेंजेस जो हैं आपके बदलाव करके आपके टिश्यूज़ के अंदर अल्टीमेटली आपको लेटर ऑन ब्रेस्ट कैंसर या कोई और तरीके का कैंसर कॉज कर सकते हैं। जी इस तो इलावा जेकर ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ फैक्ट है या ये मिथ है? ये मिथ है। कैंसर जो है एक दूसरे से नहीं फैलता है, बट कुछ कीटाणु हैं जो कि आपके कैंसर कॉज कर सकते हैं कि जैसे आप HPV वायरस, हमने आप सर्वाइकल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के अंदर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सर्वाइकल कैंसर मानते हैं, वो एक वायरस के द्वारा ऑलमोस्ट 95% केसेस में वायरस के द्वारा होता है जिसको हम HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, जिसके लिए आपको आजकल चर्चित भी है कि हम वैक्सीन लड़कियों को लगवाएं। उससे हम अगर ये आपका वायरस ड्यूरिंग आपका जो हम इंटरकोर्स या वैसे आपका आपका यूज़ करते हैं ड्रग्स के थ्रू या ब्लड के थ्रू जो है, ये वायरसेस जो हैं आपका एक दूसरे के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये आपका कैंसर कॉज कर सकता है। अदरवाइज़ कैंसर एज सच जो है, कैंसर एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में कैंसर नहीं जा सकता, बट ये कीटाणु ज़रूर जा सकते हैं। फिर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी जो ड्रग अपने पर्टिकुलरली पंजाब में भी जो ड्रग का सेवन बहुत ज़्यादा है, सेम सिरिंजेस आप कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू थोड़ा ह्यूमन ये हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस जो हैं ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक दूसरे के मरीज़ के एक दूसरे इंसान के अंदर, और वो आपका लिवर के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं जो लेटर ऑन सिरोसिस करके लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। सो ये ऐसा कंटेजियस डायरेक्ट नहीं है, बट थ्रू ऑर्गेनिजम्स ज़रूर ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप एहतियात नहीं रखते हैं तो। जी सो साडे नाल कुछ कॉलर्स जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। हाँ, बेटी ਨੂੰ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी राइट साइड ब्रेस्ट से थोड़ी, तो चंडीगढ़ तो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका,
जी ਤੇ उसमें कीमो हो गई है, 8 कीमो वो कोर्स पूरा हो गया जी। तो थोड़ा या 3-4 महीने ऊपर हो गए, मार्कर डाला हुआ है। तो उसमें कोई पूछना था, कोई लेट हो गया तो कोई डर वाली गल तो नहीं दीदी? ठीक। इस चीज़ के लिए लेट हो गए। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ नहीं है? नहीं, इलाज तो इसका टाइमली होना चाहिए। कीमोथेरेपी पूरा एक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर तो एडवांस स्टेज में है तो आपका कीमोथेरेपी अकेला रहता है, बट अगर आपका सर्जरी वाला पेशेंट है तो सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है और टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका 3-4 महीने का गैप आ गया फिर भी आप जाके एक बार जांच करवाइए, दोबारा से टेस्ट होके आपका रीस्टेजिंग होगा मरीज़ का कि अभी भी बीमारी कंट्रोल्ड है क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं। बट ये टाइमली जो ट्रीटमेंट है, जितनी जल्दी टाइमली हम करते रहें उतना ही बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। अगर आप गैप डालते हो तो बीमारी का दोबारा से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जी, अगले कॉलर साडे नाल जुड़े ने, असीं उन्हां दा सवाल जान लैंदे हां। हाँ जी, तुहाडा की नाम है, तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ जी, कित्थों गल कर रहे हो तुसीं? की सवाल है तुहाडा? मैं सुरेखा फरीदपुर तो बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम, मेरी सिस्टर है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਦੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ठीक है। निपल डिस्चार्ज की जो कंप्लेंट है वो आपका जो दूध वाले डक्ट्स होते हैं उनमें भी कई बार ब्लॉकेज करके भी सिंपल कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैंसर के करके हो। तो आप उसको एक सर्जन को दिखा के आप उसका इलाज करवा सकते हैं। वो डक्ट निकाल दी जाती है जहाँ से डिस्चार्ज आ रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स दे के उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर उसमें कुछ मैलिग्नेंट सेल्स आ रहे हैं, मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, तो उसका फिर उसके हिसाब से इलाज किया होता है। तो आप एक सर्जन को जाके इस चीज़ को जांच करवा सकते हैं। जी, सो उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ बीमारी बारे पता नहीं चलेगा उदों तक सही इलाज शुरू नहीं होगा। इस करके जिंदगी की दौड़ दे विच तुहाडे लई सब तो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। काम होना जरूरी है पर सब तो पहला सेहत जरूरी है। इस करके सेहत का ध्यान रखने के लिए असीं तुहाडे लई एक खास प्रोग्राम संजीवनी लैके आउने आ। अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, ते तुसीं लगातार जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल। हुण मैनूं दो इजाजत, धन्नवाद।